प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासेज ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे द्वारा निरंतर विभिन्न प्रकरणों को लेकर के वीडियोज बनाए जा रहे हैं। आप उनका लाभ उठा रहे होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज के वीडियो की जब मैं बात कर रहा हूं तो बीए बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के संदर्भ में बात करूंगा। तो बीए बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में हम जो हमारा पेपर है पाठ्यक्रम के पार भाषा, उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने मातृभाषा का संप्रत्यय, मातृभाषा का महत्व अध्यापक और छात्र के दृष्टिकोण से और भाषा के जो रूप थे, मातृभाषा के रूप में, प्रादेशिक भाषा के रूप में और विदेशी भाषा के रूप में, उनके बारे में जानने का प्रयास किया था। आज का जो वीडियो लेकर के आ रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपसे 3 टॉपिकों के बारे में बात करूंगा। पहला टॉपिक जो है मेरा यह होगा कि जो है मातृभाषा का इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें मातृभाषा जो है क्यों महत्वपूर्ण लगती है। पहला जो प्रकरण होगा वो मातृभाषा के महत्व से जुड़ा होगा। क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी है। कई जगह पर यह मातृभाषा के रूप में बोली जाती है और कई जगह पर यह द्वितीय भाषा के रूप में भी पढ़ी जाती है। तो दूसरे वीडियो में हम हिंदी की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी की भारत में स्थिति क्या है। और तीसरे जो टॉपिक होगा उसमें हम प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा और द्वितीय भाषा के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको इन दोनों के बारे में स्थिति क्लियर करूंगा कि रीड में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होती क्या है। ठीक है, ये वीडियो ध्यान से सीखना, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की जो सीखने की विधियां हैं वो अलग अलग होती है। अगले टॉपिक में जब हम जाएंगे तो हम लैंग्वेज सेकंड की विधियों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको लैंग्वेज सेकंड के बारे में पता नहीं है तो फिर थोड़ी परेशानी आने वाली है। ठीक है, तो आज का वीडियो आने वाले वीडियो के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहली बात तो है हमारे पेपर का नाम पाठ्यक्रम के पार भाषा। ठीक है, और प्रकरण का नाम है हमारा मातृभाषा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा क्यों अनिवार्य है, मातृभाषा हमें अच्छी क्यों लगती है, मातृभाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहीं से ऊपर से चालू करेंगे, पूरे सर्किल को पार करके यहीं की ओर आएंगे। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं सरलता व पूर्णता की अनुभूति। देखो ऐसा होता है, मां से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो अच्छी लगती है। माँ का घर अर्थात नानी का घर वो अच्छा लगता है। माँ की बोली बच्चे को सबसे पहले सुनने को मिलती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि धरती हमारी माँ है और धरती हमारी माँ है तो जहां हमने जन्म लिया है वो हमारा मदर कंट्री, हमारा देश, जन्मभूमि। और जन्मभूमि में जहां पर जो भाषा सबसे पहले हमने सीखी वो हमारी मदर टंग। मातृभाषा होती क्या है, माँ या परिवार के द्वारा बच्चा अनुकरण के माध्यम से जो सबसे पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। एक बच्चे के द्वारा अपने परिवार या माँ के अनुकरण के द्वारा जो भाषा सबसे पहले सीखी जाती है वह भाषा उसकी मदर टंग या मातृभाषा होती है। और सरलता पूर्णता की अनुभूति कराती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप पे न जाने कितनी भाषाएं बोलना और समझना आता हो, लेकिन जिस जगह पर भी आपको अपनी मदर भाषा, अपनी मदर टंग बोलने वाला मिल गया, उस जगह पर आपको ऐसा लगेगा ये मेरा अपना सगा है, यह मेरे जुड़ा हुआ है, ये मेरा भाई है। विदेश में चले जाए कोई और हम हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, लेकिन वहां हमें हिंदी मिलने वाला, बोलने वाला कोई मिल जाए, हम अगर मान के चलो साउथ में इंडिया में चले जाएं और वहां पे हमें हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये हमारे देश का है, ये मेरा भाई है, ये मेरे, क्योंकि हमारी भाषा एक हो गई।
तो मदर जो टंग है सरसता और पूर्णता, व्यक्ति को पूरी रुचि, बच्चे को सबसे ज्यादा अगर मजा सुनने में, और कहानी हो, कविता हो, साहित्य हो, कुछ भी हो, दुनिया का सबसे अच्छा ज्यादा जो मजा है उसको बच्चे को अपनी मदर टंग में ही आता है, और मदर टंग उसे पूर्णता की अनुभूति कराती है। और अन्य भाषाओं को बोलने वाला सुनने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मातृभाषा को बोलने और सुनने वाले उसके आसपास ही रहते हैं, इसलिए उसे पूर्णता की अभिव्यक्ति कराते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कौन हूँ, मैं इस संसार को जीने लायक हूँ। तो इसका मतलब मातृभाषा का सबसे पहला महत्व यही है कि मातृभाषा व्यक्ति को सरलता और पूर्णता की अनुभूति कराती है। ठीक है। दूसरा है शिक्षा का मुख्य आधार, मेन बेस ऑफ एजुकेशन। अगर किसी व्यक्ति पर मातृभाषा नहीं आती है तो वह अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। निश्चित मान लेना, अभी सच्चाई कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही व्यक्ति सीखना आरंभ करता है, और इसी के माध्यम से तो अन्य भाषाओं को, अन्य संकेतों को, अन्य गणित की जैसे बात करें हम, गणित की एक लैंग्वेज है, गणित एक भाषा है, आप क्या मानेंगे? हाँ, संकेतों की भाषा है। विज्ञान भी संकेतों की भाषा है, रासायनिक संकेत होते हैं। तो इस आधार पर हम कहें कि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, जैसे संकेतों की भाषा है, दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी है, फ्रेंच है, तमिल है, कन्नड़ है। मातृभाषा अगर आपके पास में नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी ज्ञान दूसरी की कोई भी भाषा अर्जित नहीं कर सकते। सबसे पहला जो शिक्षा सीखने का जो मुख्य आधार है, बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो उसके पास एक भाषा होती है, और वह उसकी खुद की मातृभाषा होती है, यानी वह कुछ न कुछ लेकर के विद्यालय जाता है। और अगर व्यक्ति पे मातृभाषा नहीं आती है, मान के चलो कोई बहरा गूंगा बच्चा है, तो बच्चों बताओ विद्यालय में जाके सीखेगा क्या? तो इस आधार पर कहा जाता है कि मातृभाषा ही व्यक्ति के सीखने का, शिक्षा का, एजुकेटेड होने का मुख्य आधार है। अगर व्यक्ति के पास में मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो वह अपने जीवन में शिक्षित नहीं हो सकता। 100% सही कह रहा हूं। ठीक है। तीसरा, मातृभाषा का महत्व है अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावशीलता। देखो सीधी सी बात है, आप कितनी स्पीच दूसरी लैंग्वेज में डाल लें आप, लेकिन जो भाषा, जो अभिव्यक्ति आप अपनी मातृभाषा में देते हैं वो स्वाभाविक होती है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपसे किसी व्यक्ति ने हिंदी में पूछ लिया कि आपने खाना खा लिया, तो बिना सोचे आप तुरंत जवाब देंगे या तो खा लिया या नहीं खा लिया। लेकिन अगर यही बात को पूछने वाला जब आपसे अंग्रेजी में पूछे हैव यू टेकन फूड, तो आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसको अपने दिमाग में लोगे, तो सबसे पहले इसे अंग्रेजी में लोगे, अंग्रेजी में लेने के बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के बाद में उसका फिर उत्तर ढूंढोगे, हिंदी का उत्तर जब आपको मिल गया कि हाँ मैंने खा लिया है, फिर उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे और फिर जवाब दोगे यस आई हैव टेकन। मातृभाषा में ट्रांसलेशन जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इसका मतलब हो गया अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता होती है, अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता होती है, नेचुरलिटी होती है, और प्रभावशीलता। और जब नेचुरलिटी होगी, स्वाभाविकता होगी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि व्यक्ति की जो बोलने की शैली है उसमें प्रभाव आएगा, सामने वाला उससे अफेक्टेड होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो शिक्षा के द्वारा, मातृभाषा के अध्ययन के द्वारा हम जब अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें स्वाभाविकता, नेचुरलिटी, प्रभावशीलता, अफेक्टनेस आता ही आता है। आप दूसरी भाषा में कितने ही बोलने का प्रयास कर लें, वो जो नेचुरलिटी मातृभाषा में होती है वह नहीं होती है। प्रभावशीलता की बात करें, आप में निश्चित रूप से व्याकरणिक या कोई न कोई दूसरी भाषा में जब आप स्पीच मारेंगे तो कोई न कोई व्याकरणिक या कोई न कोई और अन्य प्रकार की त्रुटि करेंगे और आपकी प्रभावशीलता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि अभिव्यक्ति में नेचुरलिटी और प्रभावशीलता अगर कोई उत्पन्न करता है तो वह आपकी मदर टंग है। तीसरा, चौथा जो है आपका मातृभाषा का जो महत्व है, सामाजिक एकता में सहायक। जिस समाज में व्यक्ति रहता है और जिस समाज में वह भाषा बोली जाती है वह उसकी मातृभाषा होती है। अगर हम मान के चले हमारे गांव में रह रहे, तो हमारे गांव में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली वाली जाती है, वो हमारी मातृभाषा हो गई। और हम अगर सब मिलकर के एक साथ उसमें बोल रहे हैं और उसी में रस रहे हैं, तो निश्चित से मान के चलिए हम सामाजिक एकता को बनाए रखने में मातृभाषा अपना इंपॉर्टेंस अदा कर रही है। आपको अपना लगता है क्योंकि अपनी बोली वाले, जैसे कहते हैं सब कन्नड़, तो कन्नड़ का मतलब क्या होगा, कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तो सामाजिक एकता में चाहिए। गुजराती, गुजरात को, पूरे गुजरात को मानती हो, तो सामाजिक एकता, समाज की संरचना को बनाए रखने में मातृभाषा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है। अगला जो मातृभाषा का महत्व है वो सामाजिक कुशलता। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में लेन देन करता है, समाज में ही व्यवहार करता है, समाज से ही जुड़ा रहता है। बिना समाज के उसका एक भी काम संभव नहीं है।
और जिस व्यक्ति का समाज के बिना काम संभव नहीं है तो उसे सामाजिक कुशलता आनी चाहिए। सामाजिक रीति रिवाजों का पालन, सामाजिक जो है नियमों का पालन, समाज की जो संरचना है उसको बनाए रखने के लिए, सब चीजों के लिए व्यक्ति को मातृभाषा का आना आवश्यक है, क्योंकि ये सब चीजें मातृभाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में पूर्ण करता है और व्यक्ति सामाजिक कुशलता में निपुण होता चला जाता है। समाज में उठेगा, समाज में बैठेगा, समाज की बातें करेगा, समाज में ही तो सब उसे मातृभाषा के माध्यम से ही करनी होगी। एक प्रकार से मातृभाषा व्यक्ति को सामाजिक कुशल करती है, उसमें सोशल एबिलिटी की क्षमता का निर्माण करती है। तो ये समझना आ गया होगा कि मातृभाषा का जो महत्व है वह व्यक्ति की सामाजिक कुशलता को बढ़ाने में भी होता है। अगला है ज्ञानोपार्जन का साधन। अब यहाँ शिक्षा का मुख्य आधार और यहाँ ज्ञानोपार्जन, ये दोनों डिफरेंट कर लीजिए आप। ज्ञानोपार्जन का मतलब है कोई भी नवीन ज्ञान सीखना, और कोई भी नवीन ज्ञान सीखना चाहे वो किसी दूसरी भाषा का हो चाहे किसी मातृभाषा का हो, उसमें सहयोग करती है कौन? मातृभाषा। व्यक्ति नवीन ज्ञान को सीखना चाह रहा है, दूसरे देश के ज्ञान को सीखना चाह रहा है, तो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सीखता है। तो इस प्रकार मातृभाषा व्यक्ति को नवीन ज्ञान को सीखने में मदद करती है। वह कुछ भी काम सीखना चाहेगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सबको सीखने में मातृभाषा उसकी बहुत मदद करती है। मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान को आसानी से, सरलता से, सहजता से, स्पष्टता से सीख जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है मातृभाषा ज्ञानोपार्जन का साधन है। विद्यालय में भी अगर व्यक्ति जाता है तो जो भी नवीन ज्ञान हासिल करता है वह मातृभाषा के माध्यम से ही करता है। मातृभाषा का जो अगला इंपॉर्टेंस है विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन, यानी व्यक्ति समाज में अधिकांश 90% जब विचार व्यक्त करता है तो वह अपने समाज में करता है, और जब अपने समाज में करता है तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो होती है उसकी मदर टंग। और मदर टंग में जितनी स्वाभाविकता, जितनी प्रभावशीलता होती है इतनी किसी दूसरी भाषा में नहीं होती है। तो विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसमें व्यक्ति किसी भी तरह से बोले, इसमें व्याकरणिक शुद्धता तक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें कह दिया कहाँ जा रहा है तो सामने वाला अपना जवाब दे देगा, या यूं कह दिया कहाँ तो भी वो अपना आप समझ जाएगा। मदर टंग का वो अपने आप, यानी मदर टंग जो है वो व्यक्ति को पूर्णता की अनुभूति के साथ में दूसरे के सामने अपने विचारों को देने का और अपने विचारों को लेने का सबसे अच्छा साधन है। कौन? मदर टंग। मदर टंग में व्यक्ति जो है पूर्ण अनुभूति के साथ में ज्ञान प्राप्त करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, दूसरे विचारों को लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मातृभाषा जो है विचार विनिमय का अर्थात विचारों को आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा साधन है। तो मातृभाषा के महत्व के बारे में आपने पढ़ा, दोबारा समझा देता हूँ। पहला है सरलता और पूर्णता की अनुभूति कराता है। शिक्षा का, मनुष्य की शिक्षा का मुख्य आधार होता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति और स्वाभाविकता में प्रभावशीलता लाता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावशीलता कौन? मातृभाषा लाती है। मातृभाषा व्यक्ति को सामाजिक एकता में सहायता प्रदान करती है। मातृभाषा से व्यक्ति सामाजिक कुशलता को प्राप्त करता है। मातृभाषा के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और मातृभाषा ही व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान का सबसे अच्छा साधन होती है। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है हिंदी भाषा का भारत में स्थान। क्योंकि भारत एक हिंदी भाषा से परिपूर्ण देश है। भारत में अधिकांश हिंदी को बोला जाता है, पढ़ा लिखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है तो हमें हिंदी की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, हिंदी की जो स्थिति है वो हमारे सामने समझ में आएगी। पहली बात तो है हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र कौन से होते हैं? हिंदी क्षेत्र वे होते हैं जिन क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में या मातृभाषा के रूप में या परिवार के सभी कार्यों के रूप में स्वाभाविक व प्रभावशीलता के साथ में बोली जाती है। ऐसे हिंदी बेल्ट में हम जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारा जो है बिहार भी शामिल है, हमारा गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है और लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इन देशों में, इन राज्यों में जो है हिंदी की जो स्थिति है वो प्रथम भाषा या मातृभाषा के रूप में है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन वह पढ़ी नहीं जाती है। राजस्थानी जो है केवल एक व्यावहारिक भाषा रह गई है, उसे 16वीं अनुसूची में कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान को हिंदी क्षेत्र में शामिल रखा गया है। यहाँ बच्चा हिंदी ही पढ़ता है, प्राथमिक विद्यालय में जब जाता है तो हिंदी के माध्यम से, हिंदी माध्यम से ही पढ़ता है।
तो इसका मतलब हो गया मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्रों में हिंदी जो है बोली जाती है। दूसरी है हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक मिल नहीं पाया है, तो इसे केवल राजभाषा का दर्जा मिला है। यानी हमारे जो प्रशासनिक कार्य हैं उन सब कार्यों को हम राजभाषा में करते हैं। तो हमारी राजभाषा के रूप में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल है, तो हिंदी भी शामिल है और हिंदी राजभाषा के रूप में संपूर्ण भारत में प्रयोग में ली जाती है। तो हिंदी की जो दूसरी स्थिति है वो है राजभाषा के रूप में, और तीसरी जो स्थिति है हिंदी की वो है द्वितीय भाषा के रूप में। अब द्वितीय भाषा का मतलब हो गया लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये होती है मदर टंग, ठीक है, और ये होती है अदर टंग। अब समझने की कोशिश कीजिए द्वितीय भाषा और प्रथम भाषा को समझने की, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हिंदी है, कौन सी हिंदी है, वो मातृभाषा है, और अगर यहाँ का बच्चा तमिल सीखना चाहता है तो वह द्वितीय भाषा है, ठीक है। लेकिन अगर तमिल का एक बच्चा जो तमिल है वो उसकी प्रथम भाषा है और हिंदी उसकी द्वितीय भाषा है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। L1 का मदर टंग है राजस्थान के बच्चे के लिए हिंदी, आगे के लिए राजस्थान के लिए, और तमिलनाडु के बच्चे के लिए तमिल प्रथम भाषा हो गई। ये तो हो गई लैंग्वेज फर्स्ट। और अगर अदर टंग की बात करें तो राजस्थान के जैसा बच्चा सीखना चाह रहा है तमिल, तो ये उसके लिए L2 का काम करेंगे राजस्थान वाले के लिए, और जो हिंदी है वो तमिलनाडु वाले के लिए लैंग्वेज 2 का काम करेंगे, ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करिए, जो मातृभाषा है वह हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट ही रहेगी। तो हिंदी की जब स्थिति हमारे समझ में आती है, राजस्थान में ये मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, तो तमिलनाडु में ये द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात में यह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। कौन? हिंदी। तो हिंदी की दो स्थितियां आपके पढ़ाई के संदर्भ में समझ में आ रही है। ये केवल हमारी राजभाषा के रूप में है, राजभाषा का मतलब है हमारे राजकीय कार्यों के लिए है, तो ये तो संपूर्ण भारत में चलती है, लेकिन ये दोनों में आपको डिफरेंट करना जरूरी है। यानी जिन क्षेत्रों में हिंदी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है वहां पर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ी जाती है वहां पर हिंदी लैंग्वेज सेकंड के रूप में सीखी जाती है, यानी वहां मातृभाषा की सहायता से हिंदी सीखी जाती है। जैसे कि हमारा राजस्थान का पश्चिमी में गुजरात या महाराष्ट्र, साउथ में चले जाएं तो पूरे स्टेट, या पूर्वोत्तर में चले जाएं तो असम या जो है सिक्किम या जो है त्रिपुरा, इनकी बात करें वहां पर सब जो है लैंग्वेज सेकंड में, यानी भारत के अधिकांश स्टेटों में 5 स्टेटों को छोड़कर ज्यादातर स्टेट में हिंदी सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जाती है। केवल 5 राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा लैंग्वेज सेकंड के रूप में ही पढ़ी जाती है। तो हिंदी की स्थिति समझ में आ गई होगी। प्रथम भाषा के रूप में कौन कौन से स्टेट है? 5 मैंने आपको गिना दिए, राजस्थान आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली, और हरियाणा को कुछ शामिल कर सकते हो। बाकी और कई हिंदी जो है प्रथम मातृभाषा के रूप में नहीं पढ़ी जाती है। राजभाषा के रूप में संपूर्ण भारत में इसका कार्य क्षेत्र है। और द्वितीय भाषा यानी जहां पर मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग नहीं होता। भारत के अधिकांश राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जितने हम जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण कहीं भी हम चले जाएं वहां पर जो है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। वहां पर मदर टंग की सहायता से हिंदी सीखते हैं। यहाँ हम हिंदी की सहायता से, राजस्थान में हिंदी की सहायता से मदर टंग सीखते हैं, वहां पर मदर टंग की सहायता से हिंदी को सीखा जाता है। ये डिफरेंट है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा भारत में हिंदी का स्थान, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। आप इनकी सहायता से जो है आगे आप जो है ये आपके दिमाग में डालेगा कि आप जो है रीड जब लेते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता क्या है, तो वहाँ ये आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आप जब चूज करेंगे, रीड का फॉर्म भरेंगे, जब आप शिक्षक अभियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि L1 पर हमें हमारी मदर टंग बननी चाहिए और L2 पर हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है जो हिंदी के माध्यम से हमने सीखी, उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज, ये जो नहीं हो अंग्रेजी हो, कोई सी भी, पहली तो आपकी मदर टंग होगी और दूसरी और आप जो है कोई भी भाषा का यूज कर सकते हैं।
ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो हम किसी बात करें, भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा हो, जो भाषा की स्थिति, तो भाषा की स्थिति है ना, किसी भी भाषा की, दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, भाषा की स्थिति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है मातृभाषा के रूप में। दुनिया की हर भाषा कहीं ना कहीं मातृभाषा है, और दुनिया की हर भाषा कहीं ना कहीं मातृभाषा है, और वही भाषा कहीं ना कहीं द्वितीय भाषा भी है, यानी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी यहाँ मातृभाषा भी है, और इन 5 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में या अन्य देशों में हिंदी मातृभाषा नहीं है। यानी किसी भी भाषा की जो स्थिति है वो दो भागों में हो सकती है, दो रूपों में हो सकती है, एक तो मातृभाषा के रूप में और दूसरी होती है द्वितीय भाषा के रूप में। यानी दुनिया की किसी भी भाषा को दो रूपों में पढ़ा जाता है, दो रूपों में जाना जाता है, एक मातृभाषा के रूप में और दूसरी द्वितीय भाषा के रूप में। जिस जगह पर वह मातृभाषा के रूप में माँ के द्वारा, परिवार के, समाज के द्वारा बोली जाती है, वहां पर वह मातृभाषा होती है, और जिस जगह पर वह मातृभाषा के रूप में प्रयोग नहीं होती, उस जगह पर उसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, और पहचान कर ले मातृभाषा क्या है। स्वाभाविक अनुकरण से अर्जित मातृभाषा के सहयोग से अधिगम से अर्जित। देखो इनमें दोनों में इतना सा अंतर है। मातृभाषा होती है उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक नेचुरलिटी, जैसे एक बच्चा रोना सीख जाता है, कोई सिखाता नहीं है। मातृभाषा भी केवल अपने परिवार के साथ रहने से ही व्यक्ति को अर्जित हो जाती है। मातृभाषा कौन सी होती है, इतना सा सीख लो, जो स्वाभाविक अनुकरण से बिना किसी प्रयास के व्यक्ति अगर सीख जाता है तो वह उसकी मातृभाषा होती है। और द्वितीय भाषा कौन सी होगी है, द्वितीय भाषा वह होगी कोई सी भी सब दुनिया में मातृभाषा के प्रयोग से सीखी जाए, या फिर उसे अधिगम के माध्यम से सीखा जाए। अधिगम का मतलब है अन्य प्रयास करके, ठीक है ना। तो द्वितीय भाषा, जैसे मान के चलो आप बड़े हो गए और आप इंग्लैंड में चले जाते हो, वहां इंग्लैंड रहना करोगे तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीख जाओगे स्वाभाविक रूप से, तो ये भी आपको सीखनी पड़ी। तो मातृभाषा तो जन्म के साथ में नेचुरलिटी में बच्चे को पता ही ना चले कि मैं कैसे सीखा, लेकिन अन्य भाषा जिसको सीखने का पता चले, जिसको अधिगम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, या फिर मातृभाषा की मदद लेनी पड़े, और लेनी पड़ती है मातृभाषा के बिना मदद के हम दूसरी भाषा सीख भी नहीं सकते, चाहे वो 10% है चाहे हम 100% मदद लें, लेते तो हैं। तो दोनों की ये तो सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक अनुकरण है, और इसको सीखने की जरूरत पड़ती है, तो इसी की विधियां होती है। जितनी भी विधियां होती है वो सेकंड लैंग्वेज की होती है, ठीक है। यानी दुनिया में जितनी भी भाषाएं सीखने की जो विधियां हैं वो सब जगह समान है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी की विधि है, या इसे आप ये नहीं कह सकते कि संस्कृत की विधि है, या आप इसे ये नहीं कह सकते कि हिंदी की विधि है। हाँ, कुछ पारंपरिक विधियां जरूर अलग होती हैं, लेकिन बाकी जो लैंग्वेज सेकंड की विधियां हैं वो पूरी दुनिया में समान हैं। ये दिमाग में बैठा लेना। आप रीड में जो भी सेकंड लैंग्वेज की विधियां पढ़ते हैं, जो भी विधियां आप पढ़ते हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो अगर टॉपिक आएगा हमारा वो यही आएगा, लैंग्वेज सेकंड की विधियां। वो लंबा चलेगा क्योंकि इसमें लगभग हमारे पास में लगभग 27-28 विधियां हैं। 27-28 विधियों को चर्चा करेंगे, तो एक करके बहुत सारी हमारे सामने आएंगी, और एक दिन में अगर एक या दो विधि भी पढ़ा पाए तो जाकर के 15-20 दिन में पूरी हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में समझने की कोशिश कीजिए कि मातृभाषा वह होती है जो स्वाभाविक अनुकरण से अर्जित हो जाती है, इसे सीखने की जरूरत नहीं होती, इसे केवल पढ़ना पड़ता है। और द्वितीय भाषा वह होती है जो मातृभाषा के सहयोग से सीखते हैं। तो और जो विधियां होती है सीखने की जरूरत किसको पड़ी, द्वितीय भाषा को। इसका मतलब जिसको सीखने की जरूरत पड़ी उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी विधि की। यानी दुनिया में जितनी भी विधियां बनी है वो लैंग्वेज सेकंड को सीखने की बनी है, लैंग्वेज फर्स्ट को सीखने की विधियां नहीं बनी है। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं
मातृभाषा को सॉरी लैंग्वेज सेकंड को सीखने के कारण क्यों बने? यार क्या जरूरी है? मेरे पास में मातृभाषा आती है, मुझ पे एक भाषा आती है, मैं दूसरी भाषा क्यों सीखूं? मेरा काम चल रहा है। लेकिन नहीं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम दुनिया की दूसरी भाषाओं को सीखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी सीखें, चाहे संस्कृत सीखें, उर्दू सीखें, तमिल सीखें, कन्नड़ सीखें, असमी सीखें, या हम उसके अलावा अंग्रेजी और भी जो फ्रेंच, तमिल, फ्रेंच, जापानी या रूसी, जो भी हम भाषाओं को सीखना चाहें वो सबको सीखते हैं। सीखने के पीछे इसका मूल कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये द्वितीय अगर टॉपिक वगैरह बन रहा है वो ये है आज का द्वितीय भाषा सीखने के कारण या उद्देश्य। ठीक है, तो द्वितीय भाषा सीखने का जो सबसे पहला कारण तो यह है, पहला तो यह है त्रिभाषा सूत्र का पालन करना। ये टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए है कि हमारे जो विभिन्न आयोग बने थे, उन आयोगों में कोठारी आयोग जो बना था 1964, तो कोठारी आयोग में जो है दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी जी ने जो नियम दिया था, उसने कहा था कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम 3 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए। तो 3 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए, तो एक तो उसकी मदर टंग हो गई और 2 मदर टंग के अलावा। तो ये जो अलग जो भाषाएं सीख ली, ये सब कौन सी भाषा हो गई? द्वितीय भाषा हो गई। तो पहली बात तो ये बनी है कि जब हमारे शिक्षा आयोगों ने सुझाव दिया था, उनको जब लागू किया गया था, बच्चे को 3 भाषा आनी चाहिए। तो जब एक बच्चे को 3 भाषा सीखनी चाहिए, तो कम से कम 3 भाषा सीखनी चाहिए, तो फिर 2 भाषाएं अन्य सिखानी पड़ेंगी। तो द्वितीय भाषा सीखने का पहला कारण ये बना कि त्रिभाषा जो सूत्र बनाया गया था, उसका नियम पालन करने के लिए द्वितीय भाषा पढ़ाई जाती है। तो आप अपने विद्यालय में 3 भाषा पढ़ के आए हैं, पता है ना आपको? कौन कौन सी पढ़ के आए हैं आपको पता है? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये आपकी चूजिंग के ऊपर होती है, थर्ड लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। ऐसे साउथ में जब जाएंगे हम, तो साउथ में जैसे बच्चा जाएगा तो पहली भाषा तो उसकी मदर टंग तमिल या कन्नड़ जो भी हो गई, दूसरी भाषा के रूप में वो अंग्रेजी या हिंदी में से किसी को चूज कर सकता है। मान लो उसने अंग्रेजी चूज कर ली, तो तीसरी भाषा के रूप में उसके पास में ऑप्शन आ जाएगा, वो हिंदी, संस्कृत में से कुछ भी चूज कर सकता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से क्योंकि अंग्रेजी आज इंटरनेशनल सांकेतिक लैंग्वेज हो गई है, ग्लोबल लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा अंग्रेजी को जरूर पढ़ता है। अब हिंदी और संस्कृत में से कई बच्चों के ऑप्शन आ जाते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि जो साउथ में है वो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाता, तीसरी लैंग्वेज के रूप में वो संस्कृत को पढ़ लेता है। तो यह भी कहा जा रहा है। इसी को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में ये बात कही गई है कि भाई कम से कम कक्षा 5 तक तो बच्चे को मदर टंग पढ़ाई जाए। इसलिए कहा गया कि ताकि वो बच्चा जो है मातृभाषा में आसानी से सीखे और फिर लैंग्वेज का उसे ऑप्शन दें, और आगे छूट दे रहे हैं सब्जेक्ट की, उसको मर्जी आए जितनी लैंग्वेज वो पढ़ सके, 3 भाषाओं में ना बंद रहे। ठीक है ना? दूसरा है नौकरी या आर्थिक कार्यों के हेतु। मान के चलिए मेरी नौकरी साउथ में लग गई और मेरे पे नहीं आती साउथ की भाषा बोलना, या गुजराती में चलेगी गुजराती की भाषा नहीं आती, अब क्योंकि मुझे नौकरी भी वही करनी है या मेरा जो आर्थिक संसाधन है वो वहीं से चलना है, तो मुझे निश्चित रूप से इस भाषा को सीखनी पड़ेगी, तभी मेरा वहाँ काम चल पाएगा। नहीं तो वहाँ कोई कम्युनिकेशन, कोई संप्रेषण मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति को द्वितीय भाषा वहाँ पर अपनी, अगर व्यक्ति जहाँ पर नौकरी करता है या उस क्षेत्र में अपना आर्थिक कार्य करता है, तो वहाँ पर अगर आर्थिक संसाधनों से अपने संपन्न रूप से चलाने हैं तो द्वितीय भाषा भी इसे सीखनी पड़ेगी। ठीक है? तीसरा है सांस्कृतिक। अगर हम दूसरे क्षेत्रों की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमें द्वितीय भाषा वहाँ की सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्षेत्र की जो संस्कृति है वह उसी की भाषा में निहित होती है। अगर हम साउथ की संस्कृति को जानना चाहते हैं, वहाँ के त्योहार, रीति रिवाजों, वहाँ के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से मान के चलिए वहाँ के ऐतिहासिक जो भी उनको सबको जानना चाहें तो निश्चित रूप से हमें इन सबको जानने के लिए वहाँ की भाषा को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है? चौथा जो कारण है तो आपने समझ में आ गया होगा। पहला तो क्या था? त्रिभाषा सूत्र। ठीक है? दूसरा आपके समझ में आ गया होगा आर्थिक। आर्थिक का मतलब नौकरी करने के कारण। तीसरा आपके समझ में आ गया होगा
क्या बताया था मैंने, बताओ तीसरा आपको शांत कर दे। ठीक है, अब हम चौथे कारण की बात करते हैं। तो चौथा जो कारण आता है हमारे सामने वो आता है प्रशासनिक। जैसे मान के चलिए आप एक आईएएस है और आईएएस बनकर के आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आईएएस बनकर के आपकी मान के चलिए पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर का मतलब ईस्ट या फिर साउथ में या वेस्ट गुजरात में या महाराष्ट्र में कहीं नौकरी आपकी लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ के जो लोगों पर आपको प्रशासन करना है। अब क्योंकि वहाँ की ज्यादातर लोग बोलने वालों की जो भाषा है वो निश्चित ही उनकी कोई न कोई सी मदर टंग होगी। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ पर गए वहाँ की भाषा मराठी होगी, बिहार में चले गए भोजपुरी बोल रहे। अब आप पर वो भाषा आनी चाहिए, तब आप अच्छी तरह से वहाँ प्रशासन कर पाओगे। तो आपको वहाँ दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी, यानी आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो तो वहाँ कम से कम काम चलाने लायक वहाँ की भाषा को सीखना आवश्यक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है राजनीति। राजनीति का तात्पर्य हो गया कि देश जो है दूसरे पड़ोसी देशों के साथ में राजनीतिक संबंध रखता है और वहां के राजनीतिक संबंधों को अगर अच्छी तरह से रखना है, वहां अच्छी तरह से व्यवहार करना है। जैसे मान के चलिए अब हमारे यहाँ पर उच्च अधिकारी होते हैं, हाई कमीशन होते हैं। अब वो हाई कमीशन तो हमारे हर देश में है, हर देशों के हमारे यहाँ है। तो वो जो हाई कमीशनर होते हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि भाई हमारी सीधी सी बात यह है कि भारत में अगर संबंध रखना है तो उनको ज्यादातर ऐसे लोगों को ही चुना जाता है जो उस देश की भाषा को जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमें दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध रखने हैं तो हमें वहाँ की भाषा आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए भी हम लोग जो है निश्चित रूप से दूसरी भाषा को सीखते हैं और सीखने का प्रयास किया जाता है, पढ़ाई जाती है। अब जैसे मान के चलिए कि हमें हमारे तो चीन के साथ व्यापार करना है तो चीनी भाषा हमसे आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीनी भाषा को सीखते हैं और वो फिर वहाँ की संस्कृति को पढ़ करके यहाँ के लोगों को अपनी भाषा में मदर टंग में ट्रांसलेट करके बता देते हैं। इससे समझ में आता है कि राजनीतिक कारणों के कारण भी दूसरे देशों से राजनीतिक व्यवहार रखने के लिए भी मदर टंग को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, सीखा और सिखाया जाता है। एक होता है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण के बारे में छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका को जापान में अपने सैनिक भेजने थे। अब अमेरिकी जो सैनिक थे वो जापानी नहीं जानते थे, क्योंकि वो जापानी नहीं जानते थे तो फिर उनको वहां पर जो है सर्वाइवल करने में परेशानी आने वाली थी। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, फिर अमेरिका ने वहां पर जो है उन सैनिकों को जितनी जरूरत की थी, आवश्यकता थी, उतनी ही उन्होंने उनको शब्दों को सिखाया और तुरंत टेक्निकल रूप से उनको मजबूत किया। जापानी में उतने ही शब्द सिखाए जो उनको वहां पर जीने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए बहुत अनिवार्य थे और फिर उनको वहां जापान में भेजा गया था। यही कंडीशन हमारे यहाँ पर होती है नक्सली इलाकों में। जब हमारे यहाँ से सैनिकों की भर्ती आरपीएफ या अर्ध जो केंद्रीय बल है उनको जब नक्सली इलाकों की जो सामान्य भाषा है बोलचाल की उतनी तो इन्हें सिखाई जाती है ताकि ये वहां पर सर्वाइवल कर सके। समझदारी होगी मेरी बात। तो ये आपका हो गया सैनिक कारण। और एक और हो सकता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यानी किसी दूसरे देश के इतिहास को जानना। अगर हम किसी देश के या किसी दूसरे क्षेत्र के इतिहास को जानना चाहते हैं तो भी हमें दूसरी भाषा को ही सीखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर किसी दूसरे देश के धर्मों के बारे में जानना है तो हो जाएगा धार्मिक। जैसे हमें ईसाई धर्म के बारे में जानना है या हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना है तो निश्चित रूप से हमको जो है अंग्रेजी से पढ़नी पड़ेगी या उर्दू पढ़नी पड़ेगी। तो हम निश्चित से मान के चलिए कि ये सब कारण है जिन कारणों के कारण व्यक्ति द्वितीय भाषा सीखता है। तो आपके आज की वीडियो में मदर टंग यानी मातृभाषा का महत्व समझ में आ गया होगा, मातृभाषा के रूप और हिंदी की स्थिति समझ में आ गई होगी, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा क्या होती है ये समझ में आ गया और द्वितीय भाषा व्यक्ति क्यों सीखता है ये आपके समझ में आ गया होगा। कल के बाद की जो वीडियोज बनेंगे उसमें लैंग्वेज सेकंड की वीडियो के बारे में चर्चा होगी कि लैंग्वेज सेकंड को सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।